हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके कैफे 2.0। अप्रैल मंथ का पूरा करंट अफेयर के वीडियो लेकर आया हूँ। उसमें मैंने सारे टॉपिक जो हमेशा की तरह प्रोवाइड कराता हूँ वो सभी आपको मिलेंगे, प्लस स्टैटिक जीके जो इससे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं या जीके से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड वो सब मैं इसके अंदर बताऊँगा आपको। देखिए, पहली बात, पीडीएफ को लेकर ज़्यादा डिमांड रहती है तो इसका लिंक पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूँगा और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, महमूदपुर का नाम बदल दिया गया है। पहली बात, ये महमूदपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कोई भी जो भी हाल ही में जैसे करंट में कुछ चीज़ें बदलती हैं, उनके नाम बदले जाते हैं तो हमारे एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नाम क्या रखा गया है? परासोली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब ये था क्या, आपने सुना होगा सूरदास जो बहुत फेमस कवि रहे हमारे, उनकी एक तरीके से बोल सकते हैं कर्म भूमि थी और इसका नाम पहले था महमूदपुर और जिसका नाम बदल के रख दिया गया है अब क्या, परासोली। अब उत्तर प्रदेश आ गया तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो हाल ही में कुछ करंट रही हैं वो सारे मैं आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जैसे अनूठी उपहार योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी, अनूठी उपहार योजना। ठीक है, और जैसे वरासत योजना मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जनवरी की बात है। वरासत योजना क्या थी, जैसे भूमि को लेकर बहुत विवाद रहता है उत्तर प्रदेश में, तो उसी के पर्पज़ से इस योजना को शुरू किया गया जिससे विवाद को निपटाया जा सके, ज़मीनी विवाद होता है वहाँ पर। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी दिसंबर मंथ की बात बता रहा था मैं आपको, कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया। और कहाँ पर है ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। और जैसे अभी हाल ही का डाटा बता रहा हूँ, 2023 तक सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला स्टेट कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लगभग 5 हो जाएंगे 2023 तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर आपके कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। और जैसे मैंने आपको जनवरी में बताया था, जेवर ग्रीनफील्ड्स एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या रख दिया गया था, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सारे जो नाम बदले जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अभी और रखा था अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या रख दिया गया था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया था। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, तीनों एयरपोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। और 2023 तक सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट कहाँ पर होंगे, उत्तर प्रदेश में ही होंगे, लगभग 5 होंगे। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था शादी अनुदान योजना भी शुरू की थी, किसने करी थी, उत्तर प्रदेश ने। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी योजना है, अभ्युदय योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। ये एक तरीके से जो EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसके लिए स्पेसिफिकली उनके लिए कोचिंग्स फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, अभ्युदय योजना बहुत फेमस है। और कुछ महोत्सव रहे थे हाल ही में उत्तर प्रदेश में, तो कौन कौन से, जैसे एक रहा था केला महोत्सव, ये कहाँ पर मनाया गया था, उत्तर प्रदेश में। काला नमक चावल महोत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये भी कहाँ पर मनाया गया था, उत्तर प्रदेश में। एक और था गुड़ महोत्सव, जिसको जिगरी महोत्सव भी कहा जाता है, ये भी कहाँ पर शुरू किया गया था, उत्तर प्रदेश में। और बस याद रखिएगा 3-4 जो मैंने आपको बता दिए हैं महोत्सव मनाए गए थे अभी हाल ही में। और जैसे बताया था सस्ती किराया आवास योजना, ये कहाँ से शुरू की गई थी, उत्तर प्रदेश के द्वारा ही शुरू की गई थी। ठीक है, और अनूठी उपहार योजना मैंने आपको बता दिया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। अब कुछ यहाँ पे रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके के भी याद रखिएगा क्योंकि ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे चिकनकारी, SSC CHSL 2018 में पूछा गया था, चिकनकारी कहाँ की फेमस ये है, कढ़ाई होती है एक तरीके से, कपड़े पे की जाती है, कहाँ की, तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, जैसे कि मधुबनी शैली कहाँ की, बिहार की, वैसे इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, NTPC में भी पूछा गया था ये। ठीक है, और अभी हाल ही में NTPC एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था, उसके वास्तुकार का नाम जो मैं हमेशा बोलता हूँ, उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कहाँ पर है ताजमहल, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये भी पूछा गया था कि कब से कब तक इसकी पीरियड रहा था बनना, इसका स्टार्ट कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1632 से लेके 1648 तक ताजमहल का निर्माण किया गया था। और देखिए SSC के CGL 2019 में पूछा गया था सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें कौन से प्रदेश के, कौन से स्टेट के, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की। ठीक है, कितनी सीटें हैं, 80 हैं, और राज्यसभा सीटें बोलेंगे तो लगभग 31 है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट, जैसे आगरा का किला हो गया, आगरा किला कहाँ पर है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में। और जैसे मैं आपको बताऊँ नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार CGL में पूछा गया है तो उसको ज़रूर याद रखिएगा। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ पर आपका, उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हाल ही में करंट में भी फेमस रहा था क्योंकि बाघों की आबादी को दुगना करने वाला भी ये बना था, कौन सा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसलिए करंट के हिसाब से उसको ज़रूर याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी, ये भी उत्तर प्रदेश में है। सांझी कला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SSC के CGL 2019 में पूछा गया था, सांझी कला कौन से
स्टेट से बिलोंग करती है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। और यहाँ का सारस क्रेन यहाँ का पक्षी है, और अशोक यहाँ का राजकीय वृक्ष है, और प्लास तो सभी जानते होंगे फूल यहाँ का राजकीय फूल है, ठीक है। और जानवर कौन सा है, तो याद रखिएगा बारहसिंगा पशु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। और अयोध्या जो है कौन सी नदी किनारे है, सरयू नदी के किनारे है। जैसे लखनऊ कौन सी नदी किनारे है, गोमती नदी के किनारे। और शौरा हो गया, नौटंकी हो गया, कथक हो गया, ये यहाँ के सारे डांस फॉर्म है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कथक, ये तो नॉर्मली सभी जानते होंगे, पर शौरा को जरूर याद रखिएगा। शौरा कहाँ का है, ये भी उत्तर प्रदेश का है। जैसे चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में है, जो लखनऊ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी कहाँ पर है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो इतने सारे फैक्ट ज़रूर याद रखिएगा, इससे रिलेट करके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा जीके में स्टैटिक जीके का लगातार वैल्यू बढ़ता जा रहा है, और इंग्लिश में वोकैबुलरी का। एसएससी एग्जामिनेशन को खासकर ओरिएंटेशन को बता रहा हूं मैं, बहुत लोगों की डिमांड में मैंने ई बुक बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोनों का। सबसे बड़ी बात, मैंने इसमें सारे कंपाइलेशन टॉपिक जो होते हैं स्टैटिक जीके के उसमें इंक्लूड करा रखे हैं, और वोकैबुलरी में सारी प्रीवियस ईयर्स के कंपाइलेशन दे रखे हैं दोनों ही ई बुक में, चाहे वो स्टैटिक जीके की हो जिसमें एसएससी रेलवे सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं, साथ ही साथ टॉपिक कर रखे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या आपको पता होगा, प्रीवियस ईयर्स बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होता है एसएससी या रेलवे एग्जामिनेशन में, तो आप उसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं अपडेट करके देता रहता हूँ, जो फ्रीली आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, कोविड-19 का ट्रिपल म्यूटेंट जिसका वेरिएंट है, उस वेरिएंट का नाम क्या है, जो अभी हाल ही में ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट आया है कोरोना का। वैसे डबल म्यूटेंट का आपने नाम सुना होगा, पर हाल ही में एक फेमस हुआ है ट्रिपल म्यूटेंट के नाम से। कौन सा है वो, उसका नाम है बंगाल वेरिएंट। खासकर ये बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पाया जा रहा है, ठीक है। वैसे तो इसका नाम नॉर्मली लैंग्वेज में रख दिया है बंगाल वेरिएंट, बट एग्जैक्टली अगर WHO के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका नाम है B.1.618, ठीक है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, ट्रिपल म्यूटेंट। अब देखिए, मैं आपको रिलेट करके हमेशा बोलता हूँ, जितने हो सकते हैं याद करिए। जो अभी हाल ही में कोरोना से रिलेटेड अप्रैल मंथ में रहे, मैं कुछ कोशिश करता हूँ आपको बताने की कि आपको याद रहे। जैसे कि अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी थी किस चीज़ के लिए, किस पोजीशन में हमको लेटना चाहिए जिनको सांस को लेकर दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन को लेकर। तो याद रखिएगा प्रोन पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए सलाह दी थी, तो ज़रूर याद रखिएगा। और जैसे मैं आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड इम्यूनिटी वीक 2020 जो 2021 अभी मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोज़र। ज़रूर याद रखिएगा, वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोज़र। और वैक्सीन स्पेलिंग मिस्टेक्स में एसएससी में कई बार पूछा गया, तो ज़रूर याद रखिएगा, वैक्सीन की स्पेलिंग भी कई बार पूछी जाती है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा क्या होती है वैक्सीन की स्पेलिंग। और जैसे मैं आपको बता दूं, मई से जून से लेकर, मई और जून 2 मंथ के लेकर 5 किलो अनाज फ्री मिलेगा, ये तो सभी को पता होगा, गरीब जो तबके हैं इंडिया के। तो किस योजना के तहत मिलेगा, तो याद रखिएगा PM गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। ये अभी आपको पता होगा 2020 में भी दिया गया था, ठीक है। तो ये है, इसी की योजना के तहत दिया जाएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है भारत में, तो उसके लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन का नाम क्या था, याद रखिएगा, ऑपरेशन ऑक्सीजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ, जो करंट में रहे कोरोना से रिलेटेड उनको ज़रूर याद रखिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। और जैसे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई है, ट्रेन चलाई गई है, सभी को पता होगा। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, इसको ज़रूर याद रखिएगा, मुंबई से विशाखापट्टनम, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, एक और याद रखिएगा, योजना है बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सी है, स्वामित्व योजना। इसकी फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, क्या है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्पोवरिश्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ठीक है। इसकी ज़रूर याद रखिएगा फुल फॉर्म। ये स्टार्ट किसने करी है, पंचायती राज मिनिस्ट्री बोल सकते हैं, इन्होंने स्टार्ट किया है। और अच्छा याद रखिएगा, पंचायती राज जो पंचायती मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, तो याद रखिएगा नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। ये इसलिए बता दिया मैंने आपको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट योजना है। स्वामित्व, इसकी फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। जैसे स्वामित्व लिख देंगे तो W का मीनिंग पूछेंगे, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। W तो नहीं आएगा, यहाँ पे V आएगा स्वामित्व में। और अब मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे कि भारत का GDP जो ऋण है कर्जे के मामले में, अनुपात जो 74% था, अब वो 90% हो गया, ठीक है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। और ये किसने बोला है, IMF ने। और IMF के बारे में आप जानते होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। और 74% से 90% बता दिया है। और आगे उन्होंने एक और अनुमान लगाया कि ये 99% भी हो सकता है, बट इसको ज़रूर याद रखिएगा, 74% से 90% हो गया है। और ये किस डेटा के अकॉर्डिंग है, IMF के द्वारा। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन में। और एक और याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में, एक और का है वर्ल्ड बैंक का, ये भी कई बार पूछा गया है। और IMF के हेड कौन है,
क्रिस्टीना जॉर्जिवा, ये भी पूछा गया है एसएससी के सीजीएल एग्जामिनेशन में, ठीक है। और मैं आपको कुछ और कोरोना से रिलेटेड बता देता हूँ, जैसे नो मास्क नो मूवमेंट, कौन सा नो मास्क नो मूवमेंट, ये किसने शुरू किया है? राजस्थान ने। एक और आपको मैंने बताया था शायद अक्टूबर के मंथ में, नो मास्क नो सर्विस, ये किसने शुरू किया था? बांग्लादेश ने शुरू किया था, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं जैसे क्रशिंग द कर्व वैक्सीनेशन, ये किसने शुरू किया है? ये केरल राज्य सरकार ने शुरू किया है। 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेट करने का ये एक तरीके से अभियान बोल सकते हैं। याद रखिएगा, क्रशिंग स्पेलिंग है CRUSHING द कर्व वैक्सीनेशन, ठीक है, ये केरल सरकार ने शुरू किया है। और टीका उत्सव भी मनाया गया था, कब से कब तक? 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक, ठीक है, तो उसको ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने वाला पहला स्टेट जिसने वैक्सीनेट करने के लिए बोला है, कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड है। और जानवरों के लिए कोविड-19 का टीका लगाने वाला या तैयार करने वाला पहला देश कौन सा है? रसिया है। तो जितने कोविड रिलेटेड क्वेश्चंस थे इनको ज़रूर याद रखिएगा, ये करंट के बेसिस में आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? हर ग्रामीण परिवार को नल से जल देने का जो लक्ष्य रखा है 2022 तक, कौन से स्टेट ने रखा है? तो याद रखिएगा, लद्दाख ने रखा है, ठीक है। वैसे केंद्र सरकार का क्या लक्ष्य है ये तो आपको पता ही होगा, 2024 मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। अब मैं लद्दाख आ गया तो यहाँ से कुछ करंट के रहे हैं अप्रैल मंथ में, ज़रूर याद रखिएगा। जैसे मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ। पहली बात, समर कैपिटल क्या है? लेह है। और विंटर कैपिटल क्या है? करगिल है, ठीक है। और जैसे आपको मैंने बताया था, फर्स्ट LG कौन है इसके? राधाकृष्णन माथुर, ठीक है। फर्स्ट LG मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। और जैसे अब मैं यहाँ पे लद्दाख आ रहा है तो आपको जम्मू कश्मीर से भी रिलेट करके बता देता हूँ। जैसे ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया था जम्मू कश्मीर ने, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ट्यूलिप फेस्टिवल। और एक और आपको मैंने बताया था पहले ही मार्च मंथ के बारे में, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुला था, कहाँ पर? श्रीनगर में, ठीक है, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। और 42वीं रामसर साइट है जिसका नाम है तसोकर झील, ये भी लद्दाख की है, तो ये भी मैंने आपको पहले बताया था। और खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट शुरू हुआ था, कहाँ पर हुआ था? करगिल में। करगिल कहाँ पर है? लद्दाख में। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है, करगिल वॉर हुआ था यहाँ पर, ठीक है। और जैसे मैंने आपको और बताए थे पहले भी, जैसे फर्स्ट बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया? ये लेह में, ठीक है। और इतने याद रखिएगा। और एक और बता देता हूँ, जैसे खेलो इंडिया जास्कर विंटर फेस्टिवल कहाँ पर शुरू किया गया? ये लद्दाख में। तो ये जो करंट में रहे इनको ज़रूर याद रखिएगा। और जैसे द्रास जो सबसे ठंडा इलाका है लद्दाख में ही है, ठीक है, कई बार पूछा गया एसएससी के CHSL 2018 में पूछा गया था कि भारत का सबसे ठंडा इलाका कौन सा है? तो द्रास है, ठीक है, जहाँ पे करगिल वॉर हुआ था 1999 में, ये भी याद रखिएगा। और सबसे गर्म इलाका कौन सा है? चूरू, जो राजस्थान में है। और जैसे सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र, ये भी कहाँ पर है? आपके लद्दाख में ही है। तो इतने यहाँ से रिलेट कर लीजिएगा, कुछ स्टैटिक के बता दिए, कुछ करंट के बता दिए जो हाल ही में रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा? पंजाब राज्य के कोविड वैक्सीनेशन के एम्बेसडर कौन बने हैं? सोनू सूद बने हैं, इंपॉर्टेंट है। और देखिए सोनू सूद किससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, अप्रैल का ही है। इनको फॉर्ब्स में लीडरशिप अवार्ड दिया गया है, कौन से को? सोनू सूद को मिला है 2021 का, ठीक है, तो याद रखिएगा। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इलेक्शन कमीशन ने इनको पंजाब का स्टेट आइकन बनाया था सोनू सूद को। इनकी एक बुक भी आई थी, आई एम नॉट मसीहा, ये नवंबर की बात है, ज़रूर याद रखिएगा। इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, आई एम नॉट मसीहा, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया था नवंबर की बात है। एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, कौन बने थे? सोनू सूद बने थे, ठीक है। अब मैं जैसे बता दूं पंजाब से रिलेटेड कुछ फैक्ट होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे ऑक्सीजन की बचत करने के लिए लोहा उद्योग जो होता है उसको बंद करने का वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? पंजाब बना है, ठीक है। पंजाब में ही होला मोहल्ला महोत्सव मनाया गया था, त्यौहार मनाया गया था पंजाब में, ठीक है। अब जैसे कुछ उत्सव मनाए गए थे, इसको याद रखिएगा। सिगमो उत्सव कहाँ पर मनाया गया था? ये गोवा में मनाया गया था। जैसे मांडू महोत्सव, ये कहाँ पर मनाया गया था? मध्य प्रदेश में। जैसे केला महोत्सव मैंने आपको पहले ही बताया, उत्तर प्रदेश में मनाया गया था। काला घोड़ा महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया था? महाराष्ट्र में। कुछ इंपॉर्टेंट से मैंने आपको बता दिए। अच्छा, एक दो मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि कुछ निधन हुए थे, 2 एक आध, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं बोलता हूँ इस टॉपिक को आपको अंडर एस्टिमेट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, बट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको जरूर याद रखें। जैसे कि भारत के पहले पर्यावरण मंत्री, उनका निधन हो गया था, नाम क्या था उनका? दिग्विजय सिंह झाला, इंपॉर्टेंट नाम है दिग्विजय सिंह झाला। और भारत की पहली महिला कमेंटेटर, जो मैच को बोलती है कमेंटेटर, तो आप जानते होंगे, उनका निधन हुआ, नाम क्या था उनका? चंद्रा नायडू, ठीक है। दोनों नाम याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिए। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पंजाब के रिलेटेड कुछ स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ आपको पता
राजधानी है। चंडीगढ़ में एक रोज़ गार्डन है, ठीक है, रोज़ गार्डन कई बार पूछा जाता है कहाँ पर है, तो ये चंडीगढ़ में है, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था यहाँ पर 1919 में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? ये अमृतसर में हुआ था, कई बार पूछा जाता है। और इसको करने वाला कौन था? जनरल डायर, जिसने बहुत सारे लोगों को एक ही जगह में गोलियों से मार दिया था, ठीक है। और इसी की एक तरीके से कह सकते हैं जांच करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी। ये एनटीपीसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, कई एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये हंटर कमेटी, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था चंडीगढ़ के बारे में, चंडीगढ़ बहुत सुंदर है, सभी जानते होंगे। वहाँ का एक नक्शा बनाया गया था, किनके द्वारा बनाया गया था? ली कार्बूजियर, जो फ्रांसीसी थे। कई बार पूछा गया है कि चंडीगढ़ का डिज़ाइन किसने बनाया था, तो ली कार्बूजियर ने, जो फ्रांस के थे, ठीक है। तो इतने याद रखिएगा, यहाँ से इतने क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हर ज़िले में कोविड केंद्र स्थापित करने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया है? तो बिहार बन गया है, ठीक है। हर ज़िले में कोविड सेंटर बनाने वाला। अब मैं कुछ अप्रैल के कुछ और रह जाते हैं, जैसे यहाँ पे बिहार में कुछ नहीं है, कुछ एक्टिविटी रही है फेमस, जैसे 50 किलोमीटर तक जो विकलांग होते हैं उनको फ्री बस सेवा देने वाला स्टेट कौन सा है? अभी बिहार बना है, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, 2 डिप्टी सीएम हैं यहाँ पर, कौन कौन से? तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। और रेणु देवी यहाँ की पहली महिला डिप्टी सीएम है, ठीक है, बिहार की। और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। और सीएम तो सभी जानते होंगे, नीतीश कुमार, ठीक है। और अभी रही थी अप्रैल मंथ में एक इम्पॉर्टेंट योजना, संपत्ति स्वामित्व योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये अभी अप्रैल मंथ की थी। और जैसे मैं आपको और 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खुला, ये आपका बिहार में। और जैसे मैंने आपको कई बार बताया है, भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर बनेगा? ये भागलपुर में। और देखिए कई लोग बोलते हैं हिंदी मीडियम में आप बोलते हो तो इंग्लिश मीडियम में बता दीजिए। देखिए आप इसको ईजिली खुद भी बन सकते हैं ना, खुद भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कछुए को क्या कहते हैं, या ये सभी चीज़ों को तो आप नॉर्मली इतना समझ सकते हैं। तो हर चीज़ को मैं 2-2 लैंग्वेज में बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ऐड करके चलूँ, ठीक है, इतना खुद आप भी समझिएगा। और अब मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे कि उद्यान महोत्सव कहाँ पर मनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में मनाया गया था। और भारत का पहला, जैसे मैंने आपको बता दिया, इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला स्टेट बना था, बिहार बना था। इथेनॉल संवर्धन मतलब एक तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए या इन्हेंसमेंट करने के लिए इथेनॉल प्लांट को शुरू करने वाला या नीति लाने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया? बिहार बना। और वो अलग चीज़ है कि भारत का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ पर बनेगा? छत्तीसगढ़ में। इन दोनों को मिसमैच मत कीजिएगा, ठीक है। और टेक्स्ट बुक्स के लिए अपनी स्पेसिफिकली ई लाइब्रेरी बनाने वाला स्टेट कौन सा बना है? बिहार बना है। मैंने आपको बता ही दिया, संपत्ति स्वामित्व योजना किसने शुरू की थी? बिहार ने शुरू की थी। ये अभी हाल ही के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। स्टैटिक के भी याद रखिएगा, जैसे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? यहीं पर है। और बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को, क्योंकि इसी के कारण कई बार बिहार में बाढ़ की व्यवस्था या कंडीशन हो जाती है। और महाबोधि मंदिर कई बार पूछा जाता है, बट लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। कहाँ पर है ये? आपका बिहार में ये, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था। कहाँ के? ये बिहार की, बहुत फेमस है। और गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ पर है? आपका बिहार में ही है। और कुछ मैं आपको और 2-3 इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जैसे अच्छा इंपॉर्टेंट है विक्रमशिला गांगटेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ पर है? आपका बिहार में ही है। और यहाँ की बहुत फेमस पर्सनैलिटी है जिनका नाम है बिस्मिल्लाह खान। कहाँ के थे? बिहार के थे। इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये रेलवेज़ का पूछा गया क्वेश्चन है, कौन से सन में दिया गया था बिस्मिल्लाह खान को? 2001 में। और देखिए जब आज़ाद हुआ था भारत 1947 में, और जब तिरंगा झंडा फहराया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिन्होंने सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराया था लाल किले में, आज तक रिकॉर्ड है इनके नाम पे। उस समय शहनाई वादन किन्होंने किया था? बिस्मिल्लाह खान ने ही किया था। और शहनाई वादन कई बार पूछा जाता है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा शहनाई वादक थे, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान। और नालंदा विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? ये भी आपका, जिसको एक तरीके से बोल सकते हैं खंडहर बोल सकते हैं, कहाँ पर है? बिहार में ही है। और जैसे बता दूँ सोनपुर मेला कहाँ पर होता है? ये भी बिहार में होता है। और 2000 में ही 2000 सन में अलग हो गया था झारखंड से बिहार, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी के एग्जामिनेशन में, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी सेतु कहाँ पर है? ये भी आपका बिहार में ही है। ये सारे स्टैटिक जीके के इनसे इंक्लूड करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं हमेशा बोलता हूँ देखिए करंट अफेयर पढ़ना हमारा प्रायोरिटी फर्स्ट होनी चाहिए, बट कोशिश करिए कि उतने इंटरलिंक कर लें उनसे, तो हमारे को रेगुलर बेसिस में याद भी रहेंगे और दिक्कत भी नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि जीके डेली कोई पढ़ता नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम लाने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया? हरियाणा, ठीक है। अभी कोविड इमरजेंसी लोन स्कीम यूज़ करी थी
शुरू करी थी हरियाणा सरकार ने, ठीक है। अब हरियाणा के बारे में आ गया तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, जैसे कि 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर होंगे, हरियाणा के पंचकुला में ही होंगे। और अभी अप्रैल मंथ की बात है, हरिहर नीति शुरू करने वाला स्टेट बना था कौन सा, हरियाणा। हरिहर नीति क्या है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, होमलेस अबेंडेंड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन रिहेबिलिटेशन, ठीक है। अच्छा, अबेंडेंड माने क्या होता है, अबेंडेंड की स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, ABONDED, अबेंडेंड इसका मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। और एक होता है अबेंडेंट, ABUNDANT, अबेंडेंट माने होता है प्रचुर, बहुत ज़्यादा होना। मैं कोशिश करता हूँ जितने मेरे को अभी उस समय नॉलेज रहती है उतना आपके पास डिलीवर कर दूँ। और ये कई बार SSC के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, स्पेलिंग में भी पूछा जाता है और आपका वोकैबुलरी में पूछा जाता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था 2019 या 20 की बात है, अम्बाला बस स्टैंड का नाम बदल दिया गया था सुषमा स्वराज जी के नाम पर, ठीक है। और मैंने बाकी आपको चीज़ें, अभी हरियाणा में कुछ अप्रैल की कुछ खास रही नहीं है, यही 2-3 चीज़ें थी, इनको याद रखिएगा। जैसे सुल्तानपुर नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है आपका, हरियाणा में। कलेश्वर नेशनल पार्क, कलेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये आपका हरियाणा में है। और ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम। ISA क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। ये एक तरीके से इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है भारत में एकमात्र यही है और जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, ठीक है। बाकी इतनी थे करंट अफेयर के हरियाणा से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, वरुण 2021 नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ, किन 2 देशों के बीच में हुआ, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। अब फ्रांस आ गया तो एक और याद रखिएगा, मैं कुछ अब जैसे मैं बता रहा हूँ युद्ध अभ्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंडेक्स हो गए, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, या ये कोई भी अभ्यास हो गए, इनसे रिलेटेड कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको 2-3 बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था युद्ध अभ्यास, जिसका नाम ही युद्ध अभ्यास था, कौन सी कंट्री के बीच में हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। ये जनवरी की बात बता रहा हूँ आपको। एक हुआ था वज्र प्रहार, वज्र प्रहार सभी जानते होंगे हमेशा होता है, किनके बीच में होता है, भारत और अमेरिका के बीच में। और अभी मार्च मंथ की बात है, डस्टलिक युद्ध अभ्यास हुआ था, किनके बीच में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था। और एक और हुआ था, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ला पेरोज नौसेना अभ्यास, ये भी किसके बीच में हुआ था, भारत और फ्रांस के बीच में ही हुआ था। एक और हुआ था स्काई रोज युद्ध अभ्यास, ये भी भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। तो इन सभी को याद रखिएगा, ला पेरोज और स्काई रोज युद्ध अभ्यास, ठीक है। अब मैं आपको फ्रांस के बारे में बता रहा हूँ तो याद रखिएगा 2024 का ओलंपिक जो होगा कहाँ पर होगा, पेरिस के, फ्रांस के पेरिस में होगा। और देखिए अभी मैं 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। अब मैं आपको युद्ध अभ्यास बता रहा था, एक और हुआ था एसेस, ACES मीट जिसको कहते हैं, MEET 2021 जो हुआ था, ये किन किन कंट्री के बीच में हुआ था, पाकिस्तान, सऊदी अरब और USA के बीच में हुआ था। एक तरीके से वायुसेना अभ्यास भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और जैसे OECD या FATF का या यूनेस्को का, इंटरपोल का, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, फ्रांस में। और ज़रूर याद रखिएगा इंटरपोल जिसको कहते हैं, कह सकते हैं दुनिया की पुलिस भी बोला जाता है, इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के लियोन शहर में। डायरेक्ट फ्रांस नहीं आता, लियोन आता है कई बार, ठीक है। और यूनेस्को तो मैंने आपको बताया रखा है, पेरिस में है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फ्रांस में ही है, ठीक है। और OECD के बारे में मैंने आपको कई बार पहले भी बताया रखा है। तो ये सारे याद रखिएगा, जितने स्टैटिक के बता दिए और जितने हाल ही में करंट में रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। विराट कोहली बने, ऑब्वियसली सभी जानते होंगे। अभी हाल ही में इन्होंने कीर्तिमान किया है 6000 रन बनाने वाले IPL में पहले खिलाड़ी विराट कोहली। अब देखिए IPL आ गया तो याद रखिएगा IPL का 14वां संस्करण चल रहा है ये, और टाइटल स्पॉन्सर कौन है, वीवो है। वैसे 2013 में, और 2013 में कह रहा हूँ, जो 13वां संस्करण था इसका, जो पिछली बार हुआ है 2020 का, उसमें टाइटल स्पॉन्सर था ड्रीम 11। बट उस समय आपको पता होगा गलवान में जो हुई थी, झड़प हुई थी चाइना और इंडिया के बीच में, तो उन्होंने बायकॉट कर दिया था वीवो का। बट वही होता है, एक साल में ही बस देशभक्ति दिखते, फिर नेक्स्ट ईयर वही हुआ, वीवो को फिर टाइटल दे दिया गया, ठीक है। अच्छा, वीवो के ही ब्रांड एम्बेसडर बने थे, कौन बने थे, विराट कोहली बने थे। अब मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ से बता देता हूँ जो अप्रैल मंथ में रहे हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी, और मैं हमेशा बोलता हूँ उन्हीं चीज़ों पे कमांड करिए जो स्पोर्ट्स पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जैसे इंडेक्स हो गया, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गए, स्टेट प्लानिंग हो गई। हमेशा बोलता हूँ इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिए। तो मैं कोशिश करता हूँ अप्रैल मंथ में जितनी रही है स्पोर्ट्स की एक्टिविटी वो सारी मैं आपको इसमें बता दूँ। जैसे मियामी ओपन टेनिस
ये किसने जीता था अभी? एस्ले बार्टी ने। और कौन सी कंट्री की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। वुमेंस टाइटल जीता इन्होंने, ठीक है। मेंस टाइटल किन्होंने जीता? हुबर्ट हुरकीज़ ने। फिर बता रहा हूँ, हुबर्ट हुरकीज़ ने जीता। और कहाँ के हैं ये? पोलैंड के हैं। और देखिए इस बार के चाहे एनटीपीसी था या सीजीएल था, कोई मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहा, बट किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया था एस्ले बार्टी कौन सी स्टेट के, कौन से कंट्री के, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि 14 टाइटल था आईपीएल का। 13वां संस्करण कहाँ पर हुआ था? यूएई में हुआ था। इस बार तो भारत में ही हो रहा है। और वीवो के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। अच्छा, आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग आई और उस रैंकिंग में बाबर आजम नंबर 1 पर आ गए और दूसरे नंबर पे विराट कोहली, ठीक है। पहले विराट कोहली थे बट अब बाबर आजम आ गए जो पाकिस्तान के हैं नंबर 1 पे। और बॉलर में हमेशा की तरह कौन आ रखे हैं? ट्रेंट बोल्ट जो न्यूजीलैंड के हैं। और चौथे नंबर पे कौन थे? हमारे बुमराह, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बता दिया 14वां संस्करण था आईपीएल में। देखिए एक और 2-3 चीज़ें बता दूं, जैसे आईपीएल में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन से बन गए हैं? क्रिस गेल बन गए हैं, ठीक है। और जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे अमेरिका की पुरुष हॉकी टीम के भी प्रमुख कोच बने थे। कौन बने थे? हरेंद्र सिंह बने थे। इनको जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ज़रूर किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। और सबसे तेज़ एकल साइकिलिंग में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले भारतीय कौन बने? भरत पन्नू। मैं इसमें क्रिकेट ही नहीं, मैं सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो रही है अप्रैल में वो सारे मैं आपको बता रहा हूँ, इनको लिखते रहिएगा। कौन बने हैं? भरत पन्नू। इन्होंने एक तरीके से 2 वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बना दिए हैं, ठीक है। और जैसे वर्ल्ड टेबल टेनिस डे बनाया गया था अभी इसी मंथ में, अप्रैल के कौन से दिन में बनाया गया था? 6 अप्रैल में। ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। और 100 आईपीएल मैच जीतने वाली तीसरी टीम कौन सी बनी? केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर बनी। पहली कौन सी थी? मुंबई इंडियंस। और दूसरे नंबर पर कौन सी थी? चेन्नई जो आपकी है सुपर किंग्स, ठीक है। और तीसरे नंबर की कौन सी बन गई? केकेआर बन गई। और मैं आपको जैसे बता दूं, अच्छा यूएई के एक प्लेयर हैं, उनको 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। उनका नाम क्या है? कादिर अहमद खान। कौन सी टीम के थे? यूएई के, ठीक है। किन्होंने प्रतिबंध लगाया? आईसीसी ने लगाया ऑब्वियसली। और आईसीसी की फुल फॉर्म तो सभी जानते होंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में हुई थी, 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और इसके सीईओ कौन है? मनु साहनी है। चेयरमैन कौन है? ग्रेग बाकले। कौन से कंट्री के? याद रखिएगा न्यूजीलैंड के हैं। जितने इंटरलिंक करके बता रहा हूँ उनको नोट डाउन करते रहिए। पीडीएफ में इतना शायद मैं आपको प्रोवाइड ना करा पाऊँ, क्योंकि मुझे जो उसी समय याद रहते हैं मैं आपको एट द मोमेंट प्रोवाइड करा देता हूँ। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ पीडीएफ पे ज़्यादा फोकस ना करके आपको वीडियो पे ही फोकस करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और मैं आपको जब बता दूँ, जैसे वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 7 भारतीय महिलाओं ने गोल्ड लिया है। बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया इन्होंने। और ये कहाँ पर हो रही थी? वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही थी? पोलैंड में। अब देखिए कई लोग सोच रहे होंगे 7 महिलाओं के नाम बताऊं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे इतना याद भी नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी एक्टिविटी हो जाती है। बस आपको याद रखना है एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछा जाएगा कितनी भारतीय महिलाओं ने गोल्ड लिया है, तो 7 महिलाओं ने, ठीक है। और जैसे 24 ओडीआई लगातार जीतने वाला भी कीर्तिमान स्थापित किया है। किसने करा? ऑस्ट्रेलिया की वुमेंस क्रिकेट टीम ने लगातार 24 ओडीआई मैच जीते इन्होंने, और इन्होंने एक तरीके से रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है। और आईपीएल 2021 में कप्तान के तौर पर अपने पहले मैच में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? संजू सैमसन बन गए, जो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं, ठीक है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कहाँ पर होंगे? मैंने आपको वो तो बता ही दिया था पहले, बट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है कौन सा खेल को? एक तरीके से बोल सकते हैं योगासन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। और एएफसी महिला एशिया कप जो उसकी मेज़बानी कौन करेगा? 2022 में भारत करेगा। क्या है? एएफसी महिला एशिया कप, ठीक है। और 6 छक्के लगाने वाले पहले श्रीलंकाई कौन से बन गए खिलाड़ी? तिसारा परेरा, बहुत फेमस प्लेयर हैं। और अगर ओवरऑल बोले, देखिए श्रीलंका के हिसाब से पहले खिलाड़ी हैं, ओवरऑल वर्ल्ड के हिसाब से बोले तो ये 9वें नंबर के खिलाड़ी हैं। पहले कौन थे? गेरीफील्ड सोबर्स नाम था उनका, गेरीफील्ड सोबर्स, जिन्होंने 1968 में लगाया था, ठीक है। 6 बॉलों पे 6 छक्के। सेकंड नंबर पे रवि शास्त्री, बट अगर हमेशा बोला जाता है पहले भारतीय कौन थे तो याद रखिएगा रवि शास्त्री थे। ये पूछा गया एग्जामिनेशन में है, किसी एग्जामिनेशन में पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाए थे, तो रवि शास्त्री थे। तीसरे नंबर पे थे हर्षल गिब्स, जो ऑब्वियसली सभी जानते होंगे साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं हर्षल गिब्स। और चौथे नंबर पे कौन थे? युवराज सिंह, जिन्होंने T20 में इंग्लैंड के खिलाफ जो वर्ल्ड कप हो रहा था 2007 का, उसमें 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाए थे। और अभी मार्च मंथ की बात है, पोलार्ड ने 6 बॉलों पे 6 छक्के लगाए। पोलार्ड कहाँ के? ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, ठीक है। अब वैसे तो मैं आपको सारे 9 प्लेयर बताता, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पहला याद रखना है। दूसरा मैंने आपको बता दिया रवि शास्त्री, ये भी पूछा जा सकता है पहले कौन से भारतीय हैं, तो रवि शास्त्री हैं। तीसरे नंबर के हर्षल गिब्स हैं जो साउथ अफ्रीका के हैं।
और युवराज मैंने आपको बता दिए चौथे नंबर के हैं। और अभी हाल ही में मार्च मंथ का पोलार्ड का रहा है, तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, ठीक है। अच्छा, 2023 का मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड कप जो होगा, ये इसकी मेज़बानी कौन करेगा, तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान ही करेगा, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ आपको, जैसे नेत्रा कुमानन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है, इन्होंने, ये पहली महिला है जिन्होंने, पहली महिला सेलर, जैसे कह सकते हैं जहाज़ सेलर, तो आप जानते होंगे, एग्जैक्टली मैं हिंदी में समझा नहीं पा रहा हूँ, ये पहली ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारतीय महिला बनी है। इनका नाम याद रखेगा नेत्रा कुमानन, जो पहली महिला सेलर बनी है जो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली, ठीक है, पहली भारतीय महिला है। और जैसे मैं बता दूं, आई लीग को जीता था, किसने जीता था, ये मैंने शायद आपको मार्च में बता दिया था, गोकुलम केरल ने जीता था। और T20 में 36 बॉलों पर शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई थी, सोफी डिज़ाइन, न्यूजीलैंड की, ठीक है। और ICC वुमेन वर्ल्ड कप जो 2022 का जो होगा, कहाँ पर होगा, ये आपका न्यूजीलैंड में होगा। और जैसे मैंने आपको बताया था, 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप जो भारत वो जो हो रहा था, कहाँ पर हुआ था, ये आपका दिल्ली में। इसमें फर्स्ट कौन रहा था, भारत रहा, ठीक है। और आपका सेकंड था USA। पर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भारत पहले नंबर पे था। और भारत ने कितने गोल्ड लिए थे, 5 गोल्ड, 9 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज़, तो इनको ज़रूर याद रखिएगा। और जैसे मैंने बताया था, ISSF इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, म्यूनिक, जर्मनी में, ठीक है। तो इतनी जो एक्टिविटी रही थी हाल ही में स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आपके अप्रैल मंथ में मैंने आपको सारे इसमें इंक्लूड करके बता दिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, जलवायु पर विश्व नेताओं के जो शिखर सम्मेलन की थीम क्या रही थी, तो ज़रूर याद रखिएगा, थीम क्या थी, आवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030, ठीक है। क्या नाम था, आवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2-3 सब्सक्राइबर बोले थे, आप बहुत जल्दी बोल देते हैं, लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। बट देखिए, मैं जल्दी इसलिए बोलता हूँ कि लोगों का टाइम बचे। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, बट लोगों ने ज़्यादा बोला तो मैंने कोशिश करा, चलो आपके लिए थोड़ा धीरे बोले। अच्छा, 26वां सम्मेलन जो होगा कहाँ पर, इसको बोलते हैं एक तरीके से COP26, COP, ठीक है। कहाँ पर होगा, ये स्कॉटलैंड में होगा, स्कॉटलैंड के कहाँ पर, ग्लासगो में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, स्कॉटलैंड आगे तो एक नाम याद रखिएगा, मैंने आपको शायद जनवरी मंथ में बताया था, दिसंबर के टाइम पे, कि डगलस स्टुअर्ट जो स्कॉटलैंड के हैं, उन्होंने बुकर प्राइज़ जीता था, कौन सी बुक के लिए या कौन से नॉवल के लिए, तो शोगी बैन के लिए, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, हालांकि मैंने पहले बताया था। अच्छा, इन्होंने जीता था बुकर प्राइज़। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किनको मिला था, मारिके लुकास रेजनेवेल्ड, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और किस नॉवल के लिए मिला था इनको, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, इंडेक्स से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का नंबर क्या रहा, 87 नंबर रहा। और पहले नंबर पे था स्वीडन। जितने इंडेक्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस उन्हीं को याद करना है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे इंडेक्स आते हैं, बट मोस्टली आप कोशिश करिए कि याद रहे, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जाते हैं, ऐसा टॉपिक है ये। अब मैं आपको कुछ जो हाल ही में रहे हैं, इसी मंथ में या इससे पहले वाले मंथ में इंडेक्स रहे थे इंपॉर्टेंट, उनको ज़रूर याद रखिएगा। कौन सा है, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत में नंबर रहा था 140, भारत का नंबर था। और पहले नंबर पे कौन सा था, आइसलैंड था, ठीक है। पहले नंबर पे था आइसलैंड और 140 नंबर पे था भारत। हमको 2 ही चीज़ याद रखनी है, पहला नंबर कौन सा है और भारत का कौन सा नंबर है, बस, इससे ज़्यादा हमको याद नहीं रखना। वैसे कई एग्जामिनेशन में दूसरा तीसरा नंबर भी पूछा जाता है, बट इतना मेहनत करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं, एक ही क्वेश्चन आता है, अगर आएगा तो ज़्यादातर भारत का ही इंडेक्स नंबर पूछा जाता है, ठीक है। और अब मैं 2-3 और बता देता हूँ, जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये, इसमें भारत का नंबर रहा था 142 और नॉर्वे हमेशा की तरह फर्स्ट नंबर पे था। और हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या रहा था, भारत का नंबर 139 नंबर था भारत का, ठीक है। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का नंबर रहा था 86 और इसमें फर्स्ट था न्यूजीलैंड और डेनमार्क, ठीक है। क्या नंबर था, 86। और डेमोक्रेसी इंडेक्स मैंने आपको पहले ही बताया था, मार्च मंथ की बात है ये, इसमें क्या नंबर रहा था, भारत का नंबर था 53 नंबर था। और अभी अप्रैल मंथ की बात है, कौन सा आया था, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें भारत का नंबर क्या रहा था, 40 नंबर रहा था। कौन सा नंबर रहा था, 40 नंबर रहा था, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। अच्छा, मैंने डेमोक्रेसी इंडेक्स बताया था, उसमें भारत की रैंक थी 53 और फर्स्ट था नॉर्वे, जो आपको मैंने भी पहले बताया था। नॉर्वे किस में फर्स्ट था, आपको मैंने बताया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में था, ठीक है।
तो इतना याद रखिएगा, इनने जो इंडेक्स रहे हैं 2-3 महीने के, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, CJI जिसको कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? पोर्टल का नाम है स्लाइपैस, और ये इंपॉर्टेंट पोर्टल है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा इसके अंदर। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, फुल फॉर्म है इसकी सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको बता दिया इसकी फुल फॉर्म। अब आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक अपॉइंटमेंट है कौन सी, 48 नंबर के CJI बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। कौन बने हैं? NV रमन। और 47 नंबर के कौन थे? शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, इनका कार्यकाल पूरा हुआ। और 48 नंबर के कौन बन गए? NV रमन। और ये SSC के एग्जामिनेशन पूछा गया था, इनफैक्ट SSC क्या NTPC एग्जामिनेशन पूछा गया था। 47 नंबर के कौन से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे? तो याद रखिएगा शरद अरविंद बोबड़े। दोनों का नाम रखना है, दोनों के नंबर भी याद रखने हैं। अच्छा, पहले कौन थे भारत के? तो याद रखिएगा HJ कानिया, जिनका पूरा नाम था हीरालाल J कानिया। ठीक है, और इनको शपथ या त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। और शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और इनकी रिटायरमेंट एज क्या होती है? 65। और देखिए दोनों में डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज की रिटायरमेंट एज होती है वो 65 होती है, और हाई कोर्ट के जज की होती है 62 साल। दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए ज़रूर याद रखिएगा। कई लोग इसमें भी 65 लगा लेते हैं। और आर्टिकल 124 जिसको कहते हैं आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है, ये भी पूछा गया है कई एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, विप्रो के MD कौन बने हैं? देखिए मैं आपको वही सेपरेट वाइज बता रहा हूँ, बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट जितनी रही है वो सभी मैं आपको बताऊँगा। पहली बात, विप्रो के MD कौन बने हैं? सारा एडम गेज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है और बहुत बड़ी कंपनी है, IT कंपनी है विप्रो। अच्छा, विप्रो के बारे में बता देता हूँ, वैसे कई बार मैंने बताई भी है, वीडियो बना रखी है स्पेसिफिकली, और अपनी ई-बुक में भी दे रखी है कि विप्रो की स्थापना को हुई थी 1945 में, 1945 में हुई थी। हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में। जितनी बड़ी IT कंपनी है ना, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा ऑप्शन में तो बेंगलुरु लगा देना, ज़्यादातर वहीं पे सारों के हेड क्वार्टर होते हैं। जैसे इन्फोसिस बहुत बड़ी IT कंपनी है, ठीक है, जिसकी स्थापना की थी N नारायण मूर्ति, जिनकी वाइफ है सुधा मूर्ति। मैंने बताया था बहुत सा अवार्ड मिले इनको भी लास्ट के कुछ महीनों में। और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, सन भी याद रखिएगा, 1981 में इन्फोसिस की स्थापना हुई थी। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बता दिया विप्रो के MD कौन बने हैं? सारा एडम गेज। विप्रो के CEO कौन बने थे? अभी हाल ही की अपॉइंटमेंट है, थियरी डेलापोर्ट। ये शायद लगभग दिसंबर या जनवरी की बात है। अच्छा, अपॉइंटमेंट मैं आपको सारे बता देता हूँ अप्रैल मंथ में जो हुई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। जैसे रेवेन्यू सेक्रेटरी बने थे अभी, कौन बने थे? तरुण बजाज बने थे। अच्छा, सिडबी के CMD बने थे, कौन बने थे? सिडबी के S रमन बने थे। और सिडबी की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत बार पूछा था एग्जामिनेशन में, 1990 में। सिडबी की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और मैं आपको कुछ अपॉइंटमेंट बता रहा था, जैसे कि 48वें नंबर के CJI मैंने आपको बताया था कौन बने थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? NV रमन बने हैं। ठीक है, और जैसे कि 24 नंबर के, देखिए 48 नंबर के हैं, इसका आधा कर लो। 24वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? सुशील चंद्र बने हैं। अच्छा, पहले कौन थे हमारे भारत के? तो याद रखिएगा सुकुमार सेन। कौन बने थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे हमारे भारत के पहले? सुकुमार सेन। और ये 24 नंबर के कौन बने हैं? सुशील चंद्र बने हैं। ठीक है, और जैसे मैं आपको बता दूं, नेस्कॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, नेस्कॉम की स्पेलिंग याद रखिएगा, NASSCOM। ठीक है, नेस्कॉम की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा पहली बात 1988 में। ये पूछा गया क्वेश्चन है SSC के। इसकी फर्स्ट महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? रेखा मेनन बनी है। इसलिए बहुत बड़ी कंपनी, इसलिए मैंने इसके अंदर इंक्लूड कराई है अपॉइंटमेंट। अच्छा, नेस्कॉम की फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, तो याद रखिएगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। ठीक है, और बता दिया मैंने आपको चेयरपर्सन कौन बनी है? रेखा मेनन बनी है। और जैसे मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी के डेप्यूटी चीफ बने हैं, कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी बने। और FCI जिसको कहते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1965। जो मैं एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ सभी को भी नोट डाउन करते रहिएगा। ये PDF के थ्रू आपको मिल तो जाएंगी जो अपॉइंटमेंट्स में बता रहा हूँ, बट एडिशनल नॉलेज भी आपको नोट डाउन करनी है। और ये याद रखिएगा, कई लोग क्या होते हैं, मैं PDF के थ्रू प्रोवाइड करा देता हूँ, PDF को पढ़ के निकल जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो भी देखिए। PDF तो आपको मिल ही रही है, बट आपको कोशिश करिए PDF पे ना जाके, आपको जितना हो सके उस वीडियो को देखिए और नोट डाउन करते रहिए। ठीक है,
FCI के अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे? आतिश चंद्र बने थे। अच्छा, FCI इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा न्यू दिल्ली में है। एक और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, कौन सा? UIDAI, जिसको कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके CEO बने थे, कौन बने थे? सौरभ गर्ग। और ये इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई, इसलिए मैंने आपको बताई है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं AAI, इसके अध्यक्ष कौन बने? संजीव कुमार बने हैं। और मैंने आपको बताया था इन्फोसिस के बारे में, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने थे, कौन बने थे? याद रखिएगा चित्रा नायक बने, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में ही है, इन्फोसिस का, बहुत बड़ी IT कंपनी है। और विप्रो का मैंने आपको बता ही दिया, जैसे विप्रो हो गया, इसरो हो गया, HAL हो गया, ठीक है। इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में ही है, ठीक है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा के MD और CEO कौन बने हैं? याद रखिएगा अनीश शाह। ये सभी धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा जल्दी नहीं बता रहा, नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। एक और है, जैसे मैं आपको बता दूं, स्कोप, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, इसके चेयरमैन बोल सकते हैं, अध्यक्ष बोल सकते हैं, कौन बनी है? हेड बनी है सोमा मंडल, जो सेल की भी अध्यक्ष हैं। मैंने आपको दिसंबर के मंथ में बताया था, सेल की अध्यक्ष कौन बनी थी? सोमा मंडल। इनको फिर बना दिया गया किसका? स्कोप का, ठीक है। स्कोप की मैंने फुल फॉर्म फिर लिख लीजिएगा, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, तंजानिया की फर्स्ट महिला PM बनी है। वैसे मैं हमेशा इग्नोर करता हूँ जो किसी देश के, जो बहुत सारे कंट्री हैं, बहुत सारी कंट्री के हमेशा PM राष्ट्रपति बनते रहते हैं, बट मैं बोलता हूँ उन्हीं पे ज़्यादा कमेंट करिए जो फेमस कंट्रीज़ होती है। वैसे तंजानिया इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट पहली महिला PM बनी है, तो ज़रूर याद रखिएगा। क्या नाम है इनका? सामिया सुलू हसन, ठीक है। क्या नाम है? सामिया सुलू हसन। अच्छा, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये सभी जानते हो किनको मिला भी हाल ही में? रजनीकांत को नामित किया गया इस चीज़ के लिए। अच्छा, OPCW, जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन फॉर केमिकल वेपन, इसके एक्सटर्नल ऑडिटर बने हैं, कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू, बहुत बड़ा नाम है ये। और ये CAG भी बने हुए हमारे करंट के 14th नंबर के हैं, ठीक है। और इनको आपको याद होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, जम्मू कश्मीर के पहले LGB यही थे, कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो हमारे करंट टाइम में CAG हैं 14th नंबर के। और भारतीय अमेरिकी, जो अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है, एक तरीके से बोले तो भारतीय अमेरिकी हैं, इनका नाम क्या है? वनीता गुप्ता, जरूर याद रखेगा। अच्छा, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? KK वेणुगोपाल। इनको एक तरीके से बोल सकते हैं कि केंद्र सरकार का वकील भी कहा जाता है हमारे देश में, अटॉर्नी जनरल को, ठीक है। और कौन, मैंने आपको बता दिया, KK वेणुगोपाल है, ठीक है, भारत के। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और अपॉइंटमेंट बता देता हूँ। जैसे UAE ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री चुनी है, पहली महिला कौन है? उनका नाम याद रखेगा, नूरा अल मातूसी। ये सारे इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूँ, जरूर याद रखिएगा। अच्छा, UAE से नाम याद आ गया तो याद रखिएगा, ये अब अंतरिक्ष के बारे में बता रहा हूँ, तो UAE ही ऐसा पहला अरेबियन कंट्री बना जिसने अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया था। नाम क्या था उसका? बराकहा। ये मैंने आपको पहले अपने वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। और जैसे मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूँ, जैसे बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट सारी हैं। अच्छा, एक और याद रखिएगा, वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम, इसकी मेज़बानी कौन करेगा? इंग्लैंड करेगा। किसकी? वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम की मेज़बानी करेगा, इंग्लैंड करेगा। और भारत की तरफ से नेतृत्व कौन करेगा? भारत का नेतृत्व करने के लिए कौन जाएंगे? अरविंद केजरीवाल, जो भारत दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। और L&T टेक्नोलॉजी सर्विस के MD और CEO कौन बने हैं? अमित चड्डा। ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, तो ज़रूर याद रखिएगा। और ब्रिटानिया के एडिशनल डायरेक्टर कौन बने हैं? उर्जित पटेल। मैंने इनके बारे में आपको बताया था। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इन्होंने अभी हाल ही मंथ में कुछ 2-3 महीने पहले की बात है, अपनी एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था? जरूर याद रखिएगा, कमेंट में बताइएगा, मैंने आपको कई बार बताया भी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? कलिंग रत्न पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किनको किया गया? विश्वभूषण हरिचंदन को। अब देखिए, अवार्ड से रिलेटेड मैं सारे इन टॉपिक को पार्शियली अलग अलग करके बता रहा हूँ आपको। तो कुछ अप्रैल मंथ में जो फेमस बहुत अवार्ड्स मिले हैं, उन सभी को मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, जो आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। जैसे इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 किनको दिया गया था? जसपाल सिंह को दिया गया था, ये नाम याद रखेगा। और 30वें, जिसको कह सकते हैं 30th GD बिरला अवार्ड किनको दिया गया था? सुमन चक्रवर्ती को। और देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ, एक तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है ये अवार्ड। कौन सा? जो मैं आपको बता रहा हूँ, GD बिरला अवार्ड, ये पूछा भी गया एग्जामिनेशन में, ठीक है। और जैसे आपको एक और अवार्ड बता दूँ, ACM ट्यूरिंग अवार्ड 2020, फिर बता रहा हूँ ACM ट्यूरिंग
अवार्ड 2020 से किनको सम्मानित किया गया था? अल्फ्रेड वी अहो को। यह नाम मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, सभी के याद रखिएगा। और एक तरीके से इस जो अवार्ड बोल रहा हूँ मैं आपको, एशियन ट्यूरिंग अवार्ड, इसको कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जा सकता है, जो कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देवी शंकर अवस्थी अवार्ड जो है 2020 का किनको दिया गया? आशुतोष भारद्वाज को। ये सुपर इम्पोर्टेंट अवार्ड है, ज़रूर याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किनको दिया गया था? दूती चंद, बहुत बड़ी एथलीट हैं और कहाँ से बिलोंग करती हैं? ओडिशा से बिलोंग करती है दूती चंद, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, वीरनी। और जैसे फ्रांस का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया था? गुनीत मोंगा को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था। भारत का पहला कौन सा है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? भारत रत्न। सेकंड नंबर पे कौन सा है? पद्म विभूषण। फिर तीसरे नंबर पे है पद्म भूषण, लास्ट में है पद्मश्री। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2020 का किनको दिया गया था? महेंद्र गिरी को। ये सारे अवार्ड मैं वही बता रहा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे दादा साहब फाल्के मैंने आपको बता ही दिया था, किनको मिला? रजनीकांत को। अच्छा, और मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। रेंजर्स अवार्ड तो मैंने आपको बता दिया। टॉप यूरोपियन राइट्स अवार्ड किनको दिया गया था? लॉजेन अल हथलोल, ठीक है, इनको मिला है। और ज़रूर याद रखिएगा सऊदी अरब के हैं, ठीक है, लॉजेन अल, इनका नाम मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं नाम यहाँ के। और जैसे नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किनको दिया गया था? रोमाना सिंह सहगल को। मैंने इंटरनेशनल अवार्ड भी इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं और जो इंडिया में दिए जा रहे हैं वो भी। अच्छा, रोमाना सिंह सहगल, मैंने आपको इनके बारे में पहले ही बताया था शायद। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको सम्मानित भी पहले किया गया था, ठीक है। और इनको अभी दिया गया नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनको। और जैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए नेल्सन मंडेला बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखिए पहले तो नहीं बोलेंगे, सेकंड विदेशी थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था, सेकंड विदेशी थे। कौन थे ये? नेल्सन मंडेला, जिनको दक्षिण अफ्रीका का या बोल सकते हैं अफ्रीका का महात्मा गांधी भी इनको कहा जाता है। और ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। और पहले कौन से थे? मैंने आपको सेकंड तो बता दिए, पहले कौन से थे जिनको पहले विदेशी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? SSC CHSL 2018 में पूछा गया था। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी, सरहदी गांधी, ठीक है, इनके नाम से इनको जाना जाता था। और ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इनको भारत रत्न कब दिया गया था ये भी पूछा गया था SSC में। किनको? नेल्सन मंडेला को 1990 में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? जैसे मैं आपको 1-2 बता देता हूँ। और UAE का टॉप सिविलियन अवार्ड किनको मिला अभी हाल ही में? यूसुफ अली को मिला। ये केरल के हैं, केरल स्टेट से बिलोंग करते हैं। UAE का टॉप सिविलियन अवार्ड। फ्रांस का भी मैंने आपको बता दिया, UAE का बता दिया। जैसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड अभी हाल ही में किनको दिया गया था? आशा भोसले को दिया गया था। अच्छा, 2-3 अवार्ड और फेमस बता देता हूँ, जैसे कि 2020 का व्यास सम्मान किनको मिला था? प्रोफेसर शरद पगारे को। इनके उपन्यास किस चीज़ के लिए? पाटलिपुत्र, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 2020 के गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था किनको? बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान। ये शायद मार्च मंथ का करंट अफेयर है ये। और 2019 का देखिए, 2020 का तो मैंने आपको बता दिया। 2019 का किनको मिला गांधी पुरस्कार? कबूस बिन सईद अल सैद को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान, इन्हीं के नाम पे यूनेस्को ने एक अवार्ड देने की घोषणा की है इनके नाम पे। अब नेक्स्ट जैसे मैं आपको बोलूँ, द रथबॉर्न फोलियो अवार्ड किनको मिला है? कार्मेन मारिया को मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार शहादत रहमान, ये मैंने आपको पहले ही बताया था करंट अफेयर की वीडियोज़ में, जो बांग्लादेश के हैं। और 30वां कह सकते हैं सरस्वती सम्मान जो 2020 का था, किनको मिला? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, जो जिनकी उपन्यास का नाम था सनातन, इनके लिए इनको मिला है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया है, ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा चलते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? सुपारी पालन जो हाल ही में पुस्तक लिखी गई है, उसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। देखिए अप्रैल मंथ में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स रही हैं और उनके ऑथर वो मैं आपको बता देता हूँ इसी के साथ ऐड करके। देखिए क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ बुक्स एंड ऑथर्स वैसे तो जो कन्वेंशनल जो आती है हमेशा, जैसे शशि थरूर की है या कोई बहुत बड़े बड़े राइटर रहे हैं, उनकी तो आपको याद रखनी है, जिसके ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ई बुक में भी दे रखा है, वो तो ठीक है। बट करंट के बेसिस में ये कई बार आ जाती है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो आपको सारे याद रखने। तो मैं आपको अप्रैल मंथ में जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स रही हैं और उनके ऑथर वो मैं आपको जल्दी जल्दी याद करा देता हूँ। जैसे कि नेम द प्लेस एनिमल
थिंग, इसके राइटर कौन है, अभी लिखी गई थी, अप्रैल में आई थी ये, कौन सी इसके है, दरिबा लिंडमा, इनके नाम भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने वही कोशिश करी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, इसके राइटर है मोहन कृष्ण बोहरा, और जिनको बिहारी पुरस्कार दिया गया था इसके लिए, ठीक है। और एक और बता देता हूँ, वाइल्ड एंड विलफुल टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पेसेस, इसकी राइटर कौन है, नेहा सिन्हा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें कौन सी है, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, नितिन गोखले, इन्होंने इसको लिखा था इस बुक को। और सब नॉर्मली सभी जानते हैं मनोहर पारिकर के बारे में, कितनी सिंप्लिसिटी थी उनके अंदर, ठीक है। और जैसे बताऊँ, एस्केप ट्रू स्टोरीज़ ऑफ इंडियन फ्यूगिटिव इन लंदन, जो भगोड़े हो जाते हैं, जैसे नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या, सब भाग गए थे देश से हमारे, पैसा लेके, बहुत सारा कर्जा लेके, तो उनके ऊपर एक तरीके से बुक है। और इसके राइटर है डेनिस खान और रूही खान, ठीक है। अच्छा, फ्यूगिटिव माने क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया भी है। फ्यूगिटिव मतलब होता है भगोड़ा, ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, कई बार एसएससी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नेम ऑफ द वुमेंस, इसकी राइटर कौन है, जीत थाइल है, ठीक है, जीत थाइल। और नेक्स्ट बताओ तो माय एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, ये कौन है, इसके राइटर समीर सोनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट राइटर माने जाते हैं ये। और जैसे बताओ, क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल, इसके राइटर है आकाश रानी सन, ठीक है। और जैसे अख्तरी द लाइफ एंड म्यूज़िक ऑफ बेगम अख्तर, इसके राइटर है यतीन्द्र मिश्रा। और देखिए, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, बेगम अख्तर के बारे में इन्होंने इस पर लिखा हुआ है। और बेगम अख्तर के बारे में मैंने आर्टिस्ट के ऊपर वीडियो बना रखी थी, ई बुक में भी दे रखा है। क्या बताया था मैंने आपको, बेगम अख्तर के बारे में एसएससी में कई बार पूछा गया, तो किस चीज़ से संबंधी थी, तो ये संगीतकार थी, ठीक है। और फैज़ाबाद में ही इनका लिंक रहा है, फैज़ाबाद से कई बार पूछा जाता है, फैज़ाबाद से कौन सी जगह से इनका लिंक था या संबंधी थी, तो फैज़ाबाद, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जैसे सिनेमा थ्रू RAS, रास्ता भी बोलते हैं इसको, और इसके राइटर है प्रचंड प्रवीर। और एक और बता देता हूँ, माई मदर माई हीरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, जरूर याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। अछूता समानता, जिनको मैं बता रहा हूँ ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। वैसे सारी अच्छी बुक हैं ये, मैंने वही रखी है, कोशिश देखिए, एक ओवरव्यू होता है इतना टाइम से पढ़ते हुए कि ऐसी बुक्स पूछी जाती है, वही मैंने रखी है। बट ये ज़्यादा जिन पर इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उनको ज़्यादा फोकस करिएगा। और जैसे बता दूं मैं आपको, ओडिशा इतिहास, इसके कौन है राइटर, डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब। और ये 2 बार ओडिशा के CM भी रहे थे, चीफ मिनिस्टर भी रहे थे, ठीक है। और जैसे बताऊँ, एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, इसके राइटर है मोहन कांडा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बताऊँ मैं आपको, इंडियाज़ पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल, इसके राइटर है संजय बारुआ, आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आई थी मूवी, उसमें इनका एक रोल था, रोल मतलब इनका ही फिल्माया गया था वो, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बाकी मैंने आपको सुपारी पालन बता दी, डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की है, जो अप्रैल मंथ में रही है, वो मैंने आपको इसके अंदर प्रोवाइड करा दिया। कोशिश करूँगा आगे के टाइम पे प्रोवाइड कराऊँगा पूरे 6 महीने की जो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा फर्स्ट पूर्ण विद्युतीकरण भारतीय रेलवे जोन कौन सा बन गया है, इलेक्ट्रीफाइंग, पहला जो जोन है हमारा भारतीय कौन सा बना है, पश्चिम मध्य रेलवे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। और अब मैं आपको कुछ जो रेलवे से रिलेटेड रहे 2-3 महीने के, मैं आपको रिकॉल भी करा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे सबसे बड़ी मालगाड़ी मैंने आपको बताया था बनाई गई थी, क्या नाम था उसका, वासुकी, किस रेलवे जोन के द्वारा हुआ था ये, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। और दुनिया का देखिए सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कहाँ पर बन रहा है, ये चेनाब ब्रिज जिसका नाम बोला जा रहा है, चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में, आपने न्यूज़ में बहुत देखा होगा ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कौन से स्टेट में बन रहा है या कौन सी नदी पर बन रहा है, ठीक है। और बन रहा है, अभी बना नहीं है। 2030 तक ग्रीन एनर्जी में चलेगी, लक्ष्य रखा है रेलवेज़ ने कि हमारी पूरी ग्रीन एनर्जी पे चलेगी हमारी रेलवे लाइन, तो ये भी याद रखिएगा, लक्ष्य है 2030। और 2023 तक का लक्ष्य है कि पूरी तरीके से फुल्ली इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी रेलवे, भारतीय रेलवे, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, टारगेट बेसिस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और मैं कुछ नाम बता देता हूँ जो मैंने आपको दिसंबर या नवंबर के टाइम पे बताया था, जो कुछ रेलवे स्टेशंस के नाम बतलाएं, जैसे हुबली रेलवे स्टेशन जो कर्नाटका में है, ठीक है, इसका क्या नाम रख दिया गया था, श्री सिद्ध रूपा स्वामी रेलवे स्टेशन के नाम से। एक था, एक और याद रखिएगा, हावेरी रेलवे स्टेशन, ये भी कर्नाटका में है, और इसका नाम रख दिया गया था महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन, ठीक है।
इन सभी को मैंने आपको पहले भी बता रखा है। और हावेरी मैंने आपको बता दिया। एक और बता देता हूँ, हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदला गया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेताजी एक्सप्रेस नाम से इनका कर दिया गया था इसका, ठीक है, ट्रेन का नाम एक तरीके से बोले तो। और जैसे मैं आपको बता दूँ, 100वीं जो मैंने आपको बताया 100वें नंबर की किसान रेल चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी जरूर याद रखिएगा। शालीमार जो पश्चिम बंगाल से है, संगोला जो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के शालीमार से और महाराष्ट्र के संगोला के बीच में चलाई गई थी। अच्छा, 100वीं मैंने आपको बताई तो आपको पहली भी याद रखनी है। पहली किसान रेल चली थी देवलाली जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर जो बिहार है, बिहार के दानापुर तक, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा किसके बीच में चली थी पहली, और 100वीं आपको याद रखनी है। और दुनिया की पहली और फर्स्ट बोल सकते एक तरीके से डबल डेकर स्टेक ट्रेन शुरू हुई थी, कहाँ से कहाँ तक, रेवाड़ी से आपके मदार जो राजस्थान में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको बता दिया सबसे बड़ी मालगाड़ी जिसका नाम था वासुकी, ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा शुरू की गई थी। जो अभी हाल ही में रहते ना 2-3 मंथ के, वो मैंने कोशिश करा रेलवे से रिलेटेड आपको बता दूं, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि रेलवे से रिलेटेड चाहे वो रेलवेज़ का एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो या एसएससी का हो, वहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, देखिए इंपॉर्टेंट डेज़ हैं। तो इंपॉर्टेंट डेज़ के हिसाब से क्या है, उत्कल दिवस कौन से दिन में मनाया गया था अप्रैल के महीने में, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल में। अब देखिए मैं हमेशा जैसे मेरी वीडियो में रहता है, मैं आपको ओवरऑल सारे मंथ जो ये अप्रैल मंथ में जो इंपॉर्टेंट डेज़ रहे हैं सारे बता देता हूँ। वैसे तो ये सारे आपको PDF में मिल जाएंगे, बट इसमें मैं ज़्यादा मेंशन करूँगा, जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करें। वैसे मैं सारे बता रहा हूँ जो मनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट भी है और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उत्कल दिवस क्या, एक तरीके से इसको उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग कर दिया गया था, एक तरीके से राज्य के रूप में इसको घोषित किया गया था, इसलिए 1 अप्रैल से इसको मनाया जाता है उत्कल दिवस के रूप में, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट मंथ्स के बता देता हूँ डेज़ कौन से थे। देखिए दूसरा था वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ज़रूर याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। और 2 अप्रैल को एक और दिन मनाया गया था, कौन सा, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक्स डे, ठीक है। क्या था, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं आप, याद रखिएगा 2 अप्रैल में। बट थीम क्या थी इसकी, द म्यूज़िक ऑफ वर्ड्स, ठीक है। और नेक्स्ट बता देता हूँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ज़्यादा फोकस करिएगा। जैसे इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे 4 अप्रैल को मनाया गया था। ये होता क्या, माइंस खदान जागरूकता दिवस के रूप में इसको हिंदी में बोलते हैं, 4 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है। 5 अप्रैल को कौन सा मनाया गया था, नेशनल मैरीटाइम डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, कई बार पूछा जाता है। समुद्री दिवस भी बोला जाता है हिंदी में इसको, 5 अप्रैल को मनाया गया था। और 5 अप्रैल को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया गया था, कौन सा, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं आप। क्या है, इंटरनेशनल कंसाइंस डे, जिसको कहते हैं अंतरात्मा डे, ठीक है। अंतरात्मा एक तरीके से हिंदी में बोले तो 5 अप्रैल को मनाया गया था, और इसको छोड़ सकते हैं आप अगर मैं आपको बोलूँ। फिर है नंबर 6 पे कौन सा आपका, वर्ल्ड हेल्थ डे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और पहली बार कब मनाया गया था, एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, पहली बार मनाया गया था 1950 में मनाया गया था। और इसकी थीम याद रखिएगा, थीम है सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण, ठीक है। क्या है, सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण। और 6 अप्रैल मैंने आपको 5 अप्रैल बता दिया, 6 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड टेबल टेनिस डे, जो मैंने आपको अभी बताया था, पहले मेंशन किया था, ठीक है। और अगर मैं आपको एक और बताऊं, CRPF का शौर्य दिवस कह सकते हैं या CRPF डे भी बोला जा सकता है, कब मनाया गया था, 9 अप्रैल को, ठीक है। अच्छा, CRPF की स्थापना कब हुई थी, एक तरीके से बोले तो 1939 में, और इसके DG बने थे, डायरेक्टर जनरल, मैंने आपको बताया था, नवंबर की बात है शायद, कुलदीप सिंह बने थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता है, कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिन पे मैं फोकस ज़्यादा करता हूँ उन पे याद रखिएगा, उन पे ज़्यादा फोकस आपको करना है। और इसकी थीम थी होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। और फिर हमारा कौन सा आ जाता है, मैंने आपको 10 अप्रैल बता दिया, होम्योपैथी डे मनाया जाता है। 11 अप्रैल को मनाया गया था नेशनल सेफ मदरहुड डे, और ये मनाया क्यों जाता है, एक तरीके से ये मनाया जाता है कस्तूरबा गांधी जी का जन्मदिवस के तौर पे मनाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बट इसको ज़रूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और 11 अप्रैल को एक और मनाया गया था वर्ल्ड पार्किंसन डे, ठीक है। एक तरीके से दिमागी प्रॉब्लम होती है, डिजीज़ बोल सकते हैं, बीमारी है दिमागी तौर पे, 11 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, इसको याद कर सकते हैं आप। इसकी थीम भी थी मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर आपका 11 अप्रैल हो गया। 14 अप्रैल को क्या मनाया गया था, वर्ल्ड चगास डे, ये एक तरीके से डिजीज़ है, बीमारी है, चगास, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। मेरा पर्पज़ है आपको सारे बता देना अप्रैल के कौन से हैं, और ज़्यादा फोकस उन पर करना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मेरे हिसाब से कोई भी पूछ ले जाते, और ये ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इससे 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते किसी भी
एग्ज़ाम में, खासकर TCS पैटर्न में, ठीक है। और फिर हमारा आ जाता है आपका आ जाता है वर्ल्ड आर्ट्स डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्ट्स डे मनाया गया था 15 अप्रैल को, इसको भी याद रखिएगा। 16 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड वॉइस डे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। तो इसकी थीम क्या थी? वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस, ठीक है। और 17 अप्रैल को ये सुपर इंपॉर्टेंट है, क्या है? वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ठीक है। और इसकी थीम भी याद रखिएगा, अडेप्टिंग टू चेंज सस्टेनिंग अ केयर इन अ न्यू वर्ल्ड, ठीक है। 17 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। फिर आपका आ जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और थीम थी इसकी कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, ठीक है। थीम भी आपको मेंशन कर दिया मैंने। फिर आपका 19 अप्रैल, ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड लीवर डे, ठीक है। फिर आपका आ जाता है 19 अप्रैल के बाद डायरेक्ट आपका आ जाता है 21 अप्रैल को, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। किस लिए? क्योंकि सभी को पता होगा नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्विसेज के बारे में आपको उस हिसाब से इसको मनाया जाता है 21 अप्रैल को। और फिर मैं आपको बता देता हूँ 21 अप्रैल को एक और मनाया गया था वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। 21 अप्रैल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सुपर इंपॉर्टेंट है पूरे अप्रैल का, कौन सा? 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस, और ये कई बार पूछा गया है। और थीम भी याद रखिएगा, थीम है इसकी रेस्टोर आवर अर्थ, ठीक है। आपका 22 अप्रैल हो गया। 23 अप्रैल को क्या बनाया गया था? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। और देखिए, मैं वैसे कभी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, कॉपीराइट एक्ट कौन से सन में आया था? याद रखिएगा 1976, ये पूछा नहीं गया बट आपको याद रखना चाहिए, पूछा जा सकता है। 23 अप्रैल को मनाया जाता है ये, ठीक है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। और फिर आ जाता है आपका 24 अप्रैल। अच्छा, 23 अप्रैल को एक और डे मनाया गया था, कौन सा मनाया गया था? मनाया गया था यूनाइटेड नेशंस इंग्लिश और लैंग्वेज, बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशंस इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्लिक बोल सकते हैं, या और बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन स्पेनिश डे, बट ये ज़्यादा स्पेनिश लैंग्वेज डे, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आप छोड़ सकते हैं। 23 अप्रैल को मनाया जाता है ये, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, फिर मैंने आपको 23 अप्रैल बता दिया। 24 अप्रैल को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड वेटरनरी डे, ये इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल को पशु चिकित्सा डे बोल सकते हैं इसको हिंदी में। और इसकी थीम याद रखिएगा, कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया, ठीक है। तो इसकी थीम हिंदी पे भी याद रख लीजिए, तो ठीक है। अब देखिए, कई लोग बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम में इसको कन्वर्ट करिए, इतनी तो आपको आना ही चाहिए कि हिंदी को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो थीम भी याद रखिएगा, 24 तारीख को मनाया गया था, 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को एक और मनाया गया था, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या नाम है? इंटरनेशनल डे मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी ऑफ पीस, 24 अप्रैल को, इसको स्किप कर सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाता है? देखिए, 24 अप्रैल तक मैंने आपको बता दिए। 25 अप्रैल को सबसे सुपर इंपॉर्टेंट डे है, कौन सा है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे, इसको ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम है इसकी रीचिंग ज़ीरो मलेरिया टारगेट, ठीक है। अच्छा, टारगेट से याद आ गया, मलेरिया को ख़त्म करने का टारगेट क्या है? तो याद रखिएगा, टारगेट है इसका 2030 तक, और आपका टीबी को ख़त्म करने का टारगेट है 2025 का। ये भारत का टारगेट बता रहा हूँ मैं आपको। फिर 25 अप्रैल को एक और डे मनाया गया था, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। अच्छा, एक और रह गया 24 अप्रैल का, एक और इम्पॉर्टेंट डे था, कौन सा? नेशनल पंचायती राज दिवस, अब इसको यही बोलते हैं सिम। और देखिए, पहली बार मनाया गया था 2010 में। तो 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? नेशनल पंचायती राज दिवस, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको 26 अप्रैल हो गया, तो 26 अप्रैल को भी एक को याद रखिएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ठीक है। और इसकी थीम भी याद रखिएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज़ टू मार्केट, ठीक है। फिर बता देता हूँ, थीम क्या थी इसकी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज़ टू मार्केट, ठीक है। ये इसके ओवरऑल मैंने आपको अप्रैल मंथ के जितने इंपॉर्टेंट डेज हो सकते थे मैंने आपको इसके अंदर इंक्लूड करा दिए, ठीक है। यहीं से पूछे जाते हैं, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ उन्हीं पे फोकस करिए। वैसे तो बहुत सारे डेज़ है, बट ऐसा अप्रैल एक ऐसा मंथ माना जाता है जहाँ पे ज़्यादातर अच्छे ही इंपॉर्टेंट डेज़ होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के मंडे से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? शांतिर अग्रसेना 2021 अभ्यास, जिसमें बांग्लादेश में होगा। और इसमें शामिल कौन हो रहा है? तो भारत की सेना भी शामिल होगी। और इसमें ऑलरेडी कौन कौन सी सेना है? बांग्लादेश की तो ऑब्वियसली है ही, और भारतीय सेना होगी, और इसमें भूटान और श्रीलंका भी शामिल होगी। तो पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, शांतिर अग्रसेना 2020 अभ्यास कहाँ पर होगा? कौन कौन कंट्री के बीच में होगा? बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और इंडिया, ठीक है। अब बांग्लादेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी की एक तरीके से बोल सकते हैं कोविड के बाद, ये कोरोना काल के बाद
पहली विदेशी यात्रा थी इनकी, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा, नरेंद्र मोदी की कोरोना के बाद, जो कोरोना काल के बाद पहली विदेशी यात्रा कहाँ की थी, बांग्लादेश की, आपको सभी को पता भी होगा। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते तो याद रखिएगा, जैसे भारत बनाएगा पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, कहाँ पर बनाएगा, बांग्लादेश में ही बनाएगा, ये अनाउंस किया है भारत ने। और जैसे मैंने आपको बताया था शायद नवंबर या दिसंबर की बातें, बोंगू सागर नौसैन्य अभ्यास, ये कहाँ पर होगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में होगा, कौन सा, बोंगू सागर। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अक्टूबर की बात है, बलि दी जाने वाले पशु है उनके लिए एक डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। किसने किया था ये किया था आपका बांग्लादेश ने, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटरनेशनल बाल शांति पुरस्कार किसको दिया गया था, शहादत रहमान को, जो कहाँ के थे, बांग्लादेश के थे। और ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसकी फोकस कंट्री कौन सी थी, बांग्लादेश ही थी, ठीक है। और 45वें नंबर का कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल की फोकस थीम भी कौन थी, बांग्लादेश ही थी। तो ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया था, शेख मुजीबुर रहमान को। और 2019 का क्या बताया था मैंने आपको, अबूस बिन सईद अल सईद, ठीक है। और कहाँ के थे, ओमान के सुल्तान थे ये। और जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, स्वर्णिम जयंती छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप है एक तरीके से, और इसकी घोषणा की थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये किसके लिए थे, बांग्लादेश के युवाओं के लिए था, ठीक है। क्या था, स्वर्णिम जयंती छात्रवृत्ति, इसकी घोषणा करी थी। और अभी शुरू की गई थी मैताली एक्सप्रेस, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलेगी। तो ओवरऑल जो अभी रहे थे भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ कह सकते हैं रिलेशनशिप हो सकती है, या बहुत सी जो एक्टिविटी रही थी, वो सारे इंपॉर्टेंट है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 67वां नंबर बोल सकते हैं, 67th फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता, तो याद रखिएगा, थप्पड़ मूवी में, जिसमें तापसी पन्नू है, ठीक है, इसको मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। अब मैं आपको फिल्म फेयर के बारे में बता रहा हूँ, तो याद रखिएगा। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, जो फिल्म सिनेमा है, भारत का सिनेमा है, या बहुत बड़े बड़े अवार्ड हैं जो इंडियन सिनेमा से रिलेटेड है या फॉरेन से, जैसे ग्रैमी अवार्ड हो गए, एमी अवार्ड हो गए, इन सभी के ऊपर मैंने प्रॉपर, जैसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो गए, इनके ऊपर मैंने जो एसएससी में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, एसएससी स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगी। ये देखिए, मैं आपको इसलिए इसमें ज़्यादा फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लोग इस पे, जो भी यूट्यूबर है, कोई ऐसी वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि लोगों को इतना टाइम होता ही नहीं कि इतनी चीज़ों पे फोकस करके एक प्रॉपर वीडियो बनाए, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे दादा साहब फाल्के से रिलेटेड हो गए, सत्यजीत रे हो गए, या ऑस्कर अवार्ड हमारे देश में पहले किन को मिला था, या किन किन को मिला है, कौन सी मूवी नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर अवार्ड के लिए, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और बच्चे डायरेक्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि ना तो ये यूट्यूब पर मिलता है, ना बुक्स में मिलता है। तो मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप उसको देखिए और नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे ई बुक में मैंने इसको मेंशन कर देना है, वैसे कर रखा है शायद मैंने, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको बता दिया, 67वां फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था 2021, उसकी बेस्ट फिल्म थी थप्पड़। और एक्टर कौन थे, अब कुछ 2-3 चीज़ें जो कैटेगरी रहती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि बेस्ट एक्टर कौन थे, इरफान खान, जिनका निधन हो गया था, कोरोना के टाइम पे हुआ था ये। और किस मूवी के लिए मिला था इनको, अंग्रेजी मीडियम के लिए मिला था। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हीं को मिला था, इरफान खान को, ठीक है। और एक्ट्रेस कौन थी, तापसी पन्नू। और कौन सी मूवी के लिए मिला इनको, थप्पड़ मूवी के लिए, जो मैं आपको बता रहा था। और डायरेक्टर कौन थे, ओम राउत, जिनकी मूवी आई थी बहुत सुपर हिट रही थी, तानाजी द अनसंग वॉरियर, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सारे कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, डेब्यू एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, आप देख सकते हैं नेट पर सर्च मार के, बट ये ज़्यादा मेन जो कैटेगरी होती है यहीं से पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी होती है, लगभग 25-30 होती है, तो आप उतना याद नहीं करिए, मेन जो चीज़ें हैं उन पर आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अप्रैल मंथ का मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, ये सारी इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। मैंने आपको कैटेगराइज़ करके बताया, इंडेक्स भी बता दिया मैंने आपको, और जो बहुत मेन अवार्ड्स रहे थे वो सारे मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए, इंडेक्स वगैरह हो गए, इन सभी पे फोकस करके ही चलिए। और जैसे मैंने बताया वैसे ही डायरेक्ट नोट डाउन करते रहिए, पीडीएफ के थ्रू मत रहिए। वैसे पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखिए, एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि आप लाइक तो करते ही हैं, ये बहुत अच्छा रेशियो रहता है कि 0% मेरा एकदम तरीके से डिसलाइक आते हैं, बट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी वीडियो की रीच पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।